हेलो फ्रेंड्स। अभी हाल फिलहाल में राजेंद्र नगर में एक घटना हुई जिसमें 3 यूपीएससी एस्पिरेंट बाढ़ के पानी के लाइब्रेरी में घुस जाने की वजह से जो है वो मारे गए और ये बड़ी दुखद घटना थी। इसके बारे में अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला। मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ पहले, और दोस्तों मैंने कुछ साल 3-4 साल 2016-17 से लेके 20-21 तक तैयारी की थी यूपीएससी एग्ज़ाम की। उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी करना बंद कर दिया था। दोस्तों ये जो घटना हुई है ये काफ़ी दुखदाई घटना हुई है, और इसमें जो ओवरऑल मैंने देखा और एनालिसिस किया, ये जो बाकी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसको देख करके, तो कुछ बातें जो हैं सामने आई और ये समझ में आया कि एक्चुअली जो पूरा ये राजेंद्र नगर, करोल बाग और ये मुखर्जी नगर, ये जो एरिया हैं, यहाँ पे जो है काफ़ी दूर दूर से जो है इंडिया में बच्चे आते हैं, तैयारी करते हैं, सालों तक तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 साल तैयारी करते हैं, जब तक 6 अटैम्प्ट नहीं दे जाते तब तक तैयारी करते हैं वो, इतनी मेहनत करते हैं वो। तो दोस्तों कुछ बातें हैं जो मैंने नोटिस की कि यहाँ पे जो है जो घटना हुई है एक्चुअली उसमें मेन जिम्मेदार कौन है एक्चुअली इस घटना में। तो स्टूडेंट जो है कुछ बात कह रहे हैं कि भाई वो जो एमसीडी वाले हैं जो नालों की सफाई नहीं करा रहे हैं, उस वहाँ पे क्लीनिंग नहीं रखते हैं, वो जिम्मेदार है। कुछ कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वाले हैं, कुछ का कहना है कोचिंग इंस्टीट्यूशन की गलती थी। और इसके अलावा दोस्तों कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अलावा वहाँ पे जो पीजी ओनर्स हैं या वहाँ का जो पूरा सराउंडिंग है, वहाँ ओवरऑल एक प्रॉब्लम ही है। अगर देखें तो वहाँ पे गंदगी रहती है, सफाई नहीं होती है, नालियों की सफाई भी नहीं होती है, और वहाँ पे जो है बैक वाटर की कुछ प्रॉब्लम भी थी कि जो है वहाँ पे पानी भराव हो जाता है उस एरिया में। अब वो पानी का भराव जो हुआ उसकी वजह से पानी जो है किसी जीप के जाने की वजह से तेजी से बेसमेंट में गया और पानी भर गया और बच्चों को टाइम ही नहीं मिला कि वो अपनी जान बचा सके। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक घटना है मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो नालों की प्रॉब्लम है दिल्ली में, ये सिर्फ राजेंद्र नगर या करोल बाग जैसे इलाकों में ही नहीं है, ये पूरे दिल्ली की समस्या है। आप इसको होलिस्टिकली देखो। मैं जो है दिल्ली के एक पार्ट में रहता हूँ, सदर्न पार्ट में रहता हूँ, वहाँ भी सेम ही सिचुएशन है। वहाँ पे भी जो है बिजली के वायरों की भी प्रॉब्लम है, और पूरी दिल्ली में मैंने ये देखा है कि हर जगह जो है यहाँ पे गंदगी फैली हुई है, और गंदगी जो है बड़े बड़े कूड़े के ढेर होते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे गंदगी जो फैली होती है उसकी वजह से स्मेल इतनी आती है कि उसकी वजह से जो है जो पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन, उसमें भी बहुत कंट्रीब्यूशन उसी का होगा। इसके अलावा दोस्तों जहाँ देखो वहाँ कूड़ा फेंका जाता है, और फिर जो नालियाँ हैं और नालियों की प्रॉपर्ली जो है सफाई नहीं होती है। अब मैं जो है एक इंसिडेंट बताता हूँ, उसमें ये है सिनेरियो कि ये जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वाले होते हैं इनका जो है डीसिल्टिंग का काम होता है। डीसिल्टिंग एक काम होता है जिसमें क्या होता है, इनको साल में बारिश से पहले जो है नालियों की सफाइयाँ करानी होती है, और नालियों की सफाई के लिए जो है इनके पास में बहुत पैसा आता है, और वो जो पैसा आता है उसको जो है ये ठीक से यूटिलाइज नहीं करते हैं उस फंड को, और उस पैसे को जो है भ्रष्टाचार की ये लपेट में आ जाता है। एक्चुअली वो क्या है कि ये जो नालियों की सफाई के काम होते हैं ना, ये बड़े कच्चे किस्म के काम होते हैं, ये पक्के काम नहीं होते हैं जिसका जो है प्रूफ रिकॉर्ड बने। ठीक है, क्योंकि आज मान लो कचरा निकाल दिया तो कल को वापस से कचरा आकर के भर जाता है नालियों में। तो क्या है कि अफसर के पास भी ये कारण रहता है, ये बताने का रीजन रहता है कि भाई कल को जो है कि उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि क्या है कि ये तो लोग जो है कूड़ा फेंकते रहते हैं, इतना कंजम्पशन हो रहा है देश में, तो इतनी भीड़ है, आबादी है, तो वो कूड़ा वापस से आकर के नालियों में भर जाता है। तो क्या है कि इन कामों का कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बन नहीं पाता है। अब देखो दोस्तों ये जो है प्रॉब्लम जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो घोर करप्शन है उसकी है, और ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में मिलकर के जो है एक्चुअली सफाई नहीं कराते हैं नालियों की। क्योंकि क्या है, नालियों की सफाई का काम देखने वाला भी कौन है, इसका प्रॉपर इंस्पेक्शन होता ही नहीं होता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये एक मुद्दा और उठता है यहाँ पे। क्योंकि दोस्तों इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नालियों की सफाई की प्रॉब्लम है ये इतनी ज़्यादा क्रूशल है। एक्चुअली क्या है कि नालियों की डेप्थ तो बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें जो है पूरा का पूरा कचरा भरा रहता है, और उसकी क्लीनिंग के लिए जो है काफ़ी मशीनरी की ज़रूरत होती है, जेसीबी मशीन्स की भी होती है, और भी आजकल टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लेकिन क्या है कि सरकार जो है टेक्नोलॉजी के साथ में काम करवाना नहीं चाहती है। आज से कुछ साल पहले की घटना बताता हूँ, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था ये तब भी आता था। मजदूर जो होते हैं उनके स्कैवेंजर्स जो होते हैं स्पेशली, वो जो है नालियाँ और ये जो कूड़ा है इनकी सफाइयाँ करना, या रैग पिकर्स जो होते हैं जो घर घर से कूड़ा उठाते हैं, ये जो सिस्टम है ये बहुत ही गंदा किस्म का सिस्टम है। इसमें जो है ये मजदूरों के साथ भी एक बहुत बड़े लेवल का जो है अत्याचार हो रहा है। एक्चुअली मजदूरों के साथ में एक्चुअली क्या अत्याचार है, मजदूर कहना ठीक नहीं होगा, वो स्कैवेंजर है, कूड़ा उठाने वाले लोग हैं और नालियों की जो सफाइयां करते हैं। तो दोस्तों मैंने खुद ने देखा है पर्सनली कि ये जो वाल्मीकि समाज में जो लोग होते हैं उनके माथे पे जो है जबरदस्ती जो है ये कूड़ा और गंदगी जो है नालियों की सफाई करने का काम जो है उनके जिम्मे डला हुआ है। आज भी जो है ऐसी जगहों पे, कुछ जगहों पे तो ऐसी प्रथाएं पहले चलती थी, आजकल प्रथाएं नहीं है, लेकिन उन लोगों की जो है टेंडेंसी भी ऐसी बन गई है समय के साथ में कि वो नालियों की सफाई का ही जो है ज्यादातर
ज़्यादातर काम करते हैं, और वो जो है गटर में उतर के जो है बहुत गंदे गंदे हालातों में भी जो है दोस्तों उसकी सफाई करते हैं। इसकी वजह से आज से कुछ साल पहले जो है मजदूरों की भी मौत हो गई थी। वो नालियों में कूदे और वो नालियों में जो है मीथेन और खतरनाक जहरीली गैसें होती हैं, वो उठ रही होती हैं, और उनको सूंघ करके एक बारी में जो है आदमी का दिमाग फेल हो जाता है। इतनी खतरनाक स्थितियों में भी जो है कुछ स्कैवेंजर्स हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा भी देखो दोस्तों, पूरे दिल्ली में जो है डंप यार्ड है, हर जगह पे जो है गंदगी फैली हुई है, कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, और फिर जो है उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन की समस्या अलग है, यहाँ पे हवा खराब है, यहाँ पे पानी खराब है, यहाँ पे अगर आप देखो तो अनहाइजेनिक सिचुएशन बनी हुई है। ये पूरे दिल्ली का हाल है। अब ये प्रभाव जो है आज हमें जो है यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के साथ में होते हुए देखने को मिला है कि भैया ये यहाँ पे जो है एमसीडी ने जो है ठीक से काम नहीं करवाई। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का भी इसमें रोल था, क्योंकि पानी बाहर आता क्यों है, रोड के ऊपर पानी क्यों आता है। अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले ही की बात है, पूरी दिल्ली में अलग अलग एरियाज में भी अभी बाढ़ आई, और बाढ़ आई तो जो भी अंडर पासेज ये थोड़े निचले इलाके थे वहाँ पे आकर के पानी भर जाता है। लोगों को जो है ये समस्या का पूरी दिल्ली में जो है सामना करने को मिला है। एक ये इसके पीछे जो बड़ा कारण आ रहा है वो तो क्लाइमेट चेंज का तो है ही सही, लेकिन हर चीज का जिम्मेदारी जो है क्लाइमेट चेंज को नहीं दी जा सकती है। रोड्स की जो है प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं की जाती है, अगर डिजाइन की भी जाती है तो फिर उसका अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं होता है। एग्जीक्यूशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अधिकारी जो लोग हैं, ये सरकारी अधिकारी उसमें लिप्त हैं। तो ये जो है एक बहुत क्रिटिकल सिनेरियो है, जिसमें सिर्फ घटना तो स्टूडेंट के साथ में हुई है, लेकिन इससे पता चलता है कि सभी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो भी जो है इसमें हिस्सेदार है, जिसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने जो है ये एनओसी जो दी थी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है इस लाइब्रेरी को दिया था जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ। ठीक है, और इसी तरीके का हाल जो है ना पूरे राजेंद्र नगर, पूरे करोल बाग में दोस्तों आप खुद जाकर के देख सकते हो कि वहाँ पे जो है हर जगह पे जो है बेसमेंट में या तो लाइब्रेरी बनी हुई है या जिम बनी हुई है, नहीं तो कई जगहों पे तो स्टूडेंट रहते भी हैं। ठीक है, तो वो बेसमेंट में रह रहे हैं, और इस तरीके, और किराए की बात करो तो भाई साहब पूछो ही मत, इन लोगों ने इतना लूट रखा है ना कि एक आम बच्चे को भी 20,000 तो खर्च करने ही पड़ते हैं, वो भी जनरल पर्पज से। उसमें मैं कोई कोचिंग का पैसा खर्च नहीं कह रहा हूँ, कोचिंग के अलावा जो है किराया प्लस खाना पीना और अदर जो खर्चे मिला करके कम से कम 20,000 रुपए तो खर्च हो ही जाते हैं उसके स्टूडेंट के। इसके अलावा दोस्तों अगर देखें तो हालात वहाँ पे ऐसे हैं कि वो जो बात उठ रही है ना कि वहाँ पे जो है ब्रोकर है, तो ये ब्रोकर राज जो है ये तो पूरी दिल्ली में, आप तो सिर्फ उस राजेंद्र नगर करोल बाग की कह रहा हूं, मैं तो हर जगह देखता हूँ, हर जगह प्रॉपर्टी डीलर वाला अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो ब्रोकरेज का भी धंधा करता है, और वो क्या है कि आपसे या तो 1 महीने की जो है करीब का अमाउंट लेता है जितने का रेंट होता है, ठीक है, रेंट के बराबर का अमाउंट लेता है, या फिर नहीं तो 15 दिन का लेता है, 20 दिन का लेता है। तो इस तरह से करके जो है बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। अब जो है दूसरा जो है मैं मामले को इस तरह से देखता हूँ, कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता हूँ कि ये कोचिंग का क्या लफड़ा था। ठीक है, तो एक टर्म मेरे को सुनने में है कोचिंग माफिया, कोचिंग माफिया, कोचिंग माफिया। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली कहा जा रहा है कि भाई ये जो विकास दिव्यकीर्ति सर है और एक ये अवध ओझा सर है, ठीक है, मैं अवध ओझा सर से मैं खुद भी पढ़ा हुआ हूँ और काफ़ी अच्छे वर्ल्ड हिस्ट्री के टीचर हैं वो, लेकिन इनको जो है अभी कहा जा रहा है कि भाई ये लोग जो है ये कोचिंग माफिया है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अगर होलिस्टिकली सिचुएशन को देखें तो ये कोचिंग माफिया जो है ना, ये हम अभी रोष में है, गुस्से में है, या फिर ये जो है ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू जो है टर्म चला दी गई है, लेकिन ये माफिया जो है पूरे देश में बैठे हुए हैं। अगर देखोगे तो कोटा में जाओगे ना, तो कोटा में जो है वहाँ पे भी जो है जेई के माफिया हैं, जैसे कि आप एलएन कोचिंग देख लो, आप जो है मोशन वाला देख लो, और भी बहुत सारे 50 जो है वहाँ पे खोल के बैठे हुए हैं अपनी दुकानें, ठीक है, और वो जो है 2-2 लाख रुपए जो है फीसें वसूल कर रहे हैं। अब आखिर ये सारा सिनेरियो बन क्यों रहा है, हम क्या ऐसा क्या मजबूरी है जो जाकर के इनको 2-2 लाख रुपए फीसें भर रहे हैं, तो फीस क्यों भर रहे हैं हम, ये सोचने वाली बात है। तो इसके पीछे जो कारण है, इसके पीछे असली खिलाड़ी जो ऊपर से ना, सबके ऊपर से ये शतरंज वो कहते हैं वो पपेट वाला खेल खेल रहा है ना, वो ऊपर जो है वो तो सरकार बैठी हुई है, वो नेता बैठे हुए हैं, ये सारे नेता जो है बेसिकली क्या है ऊपर से पपेट की तरह हमको यूज कर रहे हैं। इनके जो है इन नेताओं के कुछ चमचे हैं, वो चेले हो जाते हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, वो सब उनके साथ में नेक्सस बना करके आम जनता का शोषण करते हैं। अब एक बात बताओ, 10-10, 15-15 लाख बच्चे जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी एक शामिल था उसमें, लेकिन क्या है, क्या किसी एक एग्जाम जिसमें सिर्फ मात्र 1000 सीटें, जिनमें से शायद आपका जो प्रेम होता है वो मात्र 100 सीटों का रहता है, ठीक है, पहली टॉप 100 सीटों का रहता है आपको, उसके लिए जो है आप अपना जो है इतना पैसा खर्च करते हो अपने पेरेंट्स का, और ये आपको गारंटी नहीं होती है कि क्या सच में आपके अंदर में आईएएस या आईपीएस या आईआरएस अफसर बनने की इच्छा भी है या नहीं है। ज्यादातर बच्चे जो होते हैं ना, अपना एक तरीके से बस मुंह उठा करके चले आते हैं, ठीक है, राजेंद्र नगर, करोल बाग या मुखर्जी नगर, और उसमें 4-4, 5-5, 6-6 साल गुजार देते हैं।
इस तरह से मेरा भी काफ़ी समय बीत गया, जबकि मैं अपनी लाइफ में कुछ और भी चीज़ें कर सकता था। बाद में मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी शुरुआत की, लेकिन वहाँ पे जो है मैंने बहुत तेज़ी से स्केल अप कर लिया। लेकिन क्या होता है, हर बच्चे के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाकर के बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। 5-6 साल जब गुजर जाते हैं ना लाइफ के, तो बहुत पीड़ादायक हो जाता है, और बच्चों के पास में जो है एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल ले, या फिर कुछ ना कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे, या फिर किसी न किसी इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन जाए। मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, तो मेरे को ऐसा कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिली, मेरे साथ में नहीं हुई। बाकी दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कोचिंग्स है, ये क्यों इस तरीके से जो है हमने कोचिंग को बीच में जो है मीडिएटर बना दिया है, हमने एक बीच का दलाल बना दिया है। इधर एजुकेशन है, इधर हमें, तो हमारे बीच में जो है ये क्यों आ गए हैं, ठीक है। या नौकरी भी है, तो नौकरी कहीं पे भी आप नौकरी करना चाहते हो, तो ये बीच में मीडिएटर कहाँ से आ गया? इसका ये मीडिएटर इसलिए आए हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा जो है स्कूलिंग सिस्टम बिल्कुल बर्बाद है, और नंबर तो कॉलेज सिस्टम भी पूरी तरह से फ्लॉप शो है, ठीक है। मैंने देखा है बड़े से बड़े IITN हो या NIT के स्टूडेंट हो या दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट हो, सब आकर के कितनी बल्ले से कितने अच्छे कॉलेज से हो या कहीं से भी हो, लेकिन आगे फिर से तैयारी जरूर करेंगे। ऐसा ही हाल जो है मेरे कोटा में, मैं कोटा का खुद रहने वाला हूँ, तो मैं जानता हूँ कोटा में भी 11th-12th का भी यही हाल है। अब वो 11th और 12th की जो पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई तो ठीक से करते नहीं है बच्चे, कर नहीं पाते हैं, क्योंकि स्कूल में जो है, स्कूल में माहौल नहीं मिल रहा है। वो स्कूल को डमी स्कूल बना दिया गया है वहाँ पे। अब आपको अटेंडेंस नहीं लगानी होती है, वो सिर्फ स्कूल जो है डमी हो चुका है। उस डमी स्कूल का फायदा बस ये है कि वो सिर्फ आपको बोर्ड का एग्जाम लिखने में मदद कर देगा। अब जाकर के आप उस के नाम पे बोर्ड का एग्जाम लिख सकते हो, और आपको बस 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपए जो है स्कूल को पे करने पड़ते हैं, जो कि बहुत नॉमिनल सा अमाउंट होता है साल भर का। तो क्या है कि कोचिंग इंडस्ट्री जो है वहाँ पे पूरे कोटा में जो है छा गई है इस वजह से, और यही हाल जो है, मतलब वहाँ पे भी जो है इस तरह से बहुत लूट का माहौल होता है, और वही सेम सिनेरियो जो है जो दिल्ली में देखने को मिल रहा है, वही कोटा में भी हो रहा है। अब देखो क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने समझी है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, और एवरेज स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ही बात करूँगा कि जिस तरीके का हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब हुआ है ना, उसमें क्या होता है कि देखो, जो अच्छे होशियार बच्चे होते हैं ना, जो बचपन से पढ़ाई कर रहे होते हैं, 90% ला रहे होते हैं, 90-95% बना रहे होते हैं, खूब मेहनत कर रहे होते हैं स्कूल में भी, और उनके माँ बाप भी बहुत अवेयर होते हैं, उन बच्चों का तो ये रहता है, वो तो किसी भी कोचिंग से जाएंगे, किसी भी कोचिंग में तैयारी करें या कोचिंग में न भी तैयारी करें ना, तो भी उनके अंदर जिज्ञासा और एक पढ़ने की इच्छा रहती है, ललक रहती है, तो वो जो है वो तो अपना खुद रास्ता बना लेते हैं। लेकिन ये जो बाकी बच्चे होते हैं ना, जो एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उनको जो है किसी ना किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है। वो ऐसे माहौल में जहाँ पे ऑलरेडी स्कूल सिस्टम बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है, कोलैप्स्ड हो चुका है, अब ऐसे माहौल में जो है उसको मेहनत कौन कराए? तो इसलिए जो है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के अलावा उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। मैं खुद जानता हूँ कि जो सिविल इंजीनियरिंग से मैंने डिग्री की थी, तो मेरी कॉलेज का तो कोई रोल नहीं रहा था, सिर्फ एग्जाम पास करने के हिसाब से मैं भी पढ़ता था, और आमतौर पे ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं। लेकिन जब मैंने जो है एक जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, एक IAS या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का, और इसके अलावा क्या कहते हैं, गेट का एग्जाम होता है, तो मैं गेट क्वालिफाइड भी रहा हूँ, तो मैंने देखा कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूशन का काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अगर वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं होता ना, तो मेरी सिविल इंजीनियरिंग कभी भी अच्छी नहीं हो पाती। तो इसी तरीके से जो है ये हाल जो है हमारा यहाँ पे भी है, ठीक है। UPSC की तैयारी जो कर रहे हैं या JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो कोचिंग हमारी मजबूरी बन चुकी है। लेकिन क्या है कि हमको जो है इधर स्कूलों को भी खिलाना पड़ रहा है, हमको कोचिंग वालों को भी खिलाना पड़ रहा है, और कोचिंग जो है सिर्फ वो जो है एक अच्छी भावना के साथ में पढ़ाने का व्यापार के बजाय जो है कमर्शियलाइजेशन बहुत हो गया है। दिक्कत यहाँ पे आ रही है, कमर्शियलाइजेशन इतना हो गया कि 2-2 लाख रुपए फीस ले रहे हो। अब वो 2 लाख रुपए इसलिए फीस बोलता है कि वो जो कोचिंग वाला है वो ये बोल रहा है कि भाई 2 लाख फीस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को मेरे टीचर्स जो हैं वो 70-70 लाख 1-1 करोड़ वो उससे जो है पैसा मांगते हैं, तो उसको देना पड़ता है, क्योंकि अच्छे टीचर की भी बड़ी वैल्यू है। तो दोस्तों, आज जो है सिनेरियो ये है कि अगर देखो आपके पास कम पैसा है, तो जो है ऑनलाइन माध्यम से चल जाओ और वहां से जो है अपनी पढ़ाई करो, और खुद पे जो है थोड़ा सा भरोसा रख के मेहनत करो। और क्या है कि आंख कान नाक जो है खोल करके जो है आपको लाइफ में चलना है कि भैया क्या सही है क्या गलत है। किसी के बहकावे में जाकर के जो है लाइफ में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और कभी भी जो है आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, तो किसी अंकल जी ने कह दिया कि कर लो बेटा, तुम पढ़ने में ठीक ठाक हो, जाओ UPSC की तैयारी करो, तो करने मत चल जाना। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्यों करना है। किसी और के बहकावे में, चाहिए सोशल मीडिया आपको इन्फ्लुएंस करती है आजकल, या ये जो बड़े बड़े IAS वाले जो हैं, ये बड़े बड़े पोस्टर छापते हैं अखबारों में कि और ऊंची ऊंची रैंकें दिखाते हैं, तो उनसे भी प्रभावित होकर के मत चले जाना भाई एग्जाम की तैयारी करने। चाहे वो UPSC हो, चाहे SSC हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आपको क्या चाहिए लाइफ में आपको पता होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बुरे फंसोगे और जिंदगी के कई साल निकल जाते हैं। ये मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ ये बातें आपको।
अब देखो दोस्तों, इसमें जो है मैंने फर्स्ट पॉइंट तो मैंने गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव का हाईलाइट किया था, दूसरा कोचिंग के पर्सपेक्टिव से कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। अब तीसरा जो है मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करना चाहता हूँ कि भाई उसको मैंने कुछ पहले भी लिया और अभी भी बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट का क्या रहता है कि जब ये, चाहे मैंने कोटा में था, मैं तो कोटा में भी मैंने देखा है, और जो मैं दिल्ली में है तो ये दिल्ली का भी यही हाल है कि क्या होता है कि जब आप किसी शहर बदलते हो और आप कहीं पढ़ने जाते हो, आपको पता है कि आपको इस एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो वहां जाकर के क्या है, आपके दोस्त यार मित्र मंडली सब बनते हैं। अब क्या है कि अगर आप गलत दोस्तों का शिकार हो गए ना तो भी बड़ी समस्या हो जाती है। कई होते हैं नेगेटिव माइंडेड लोग होते हैं, नेगेटिव नहीं मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, वो लोग जो होता है मौज मस्ती करने आए हुए होते हैं, उनका ध्येय जो होता है पढ़ाई करना नहीं होता है। वो जो होते हैं सिर्फ वहाँ पे जो है पूरा टाइम अपना ऐसे ही टाइम पास करते हैं और जो है बिना बात की जो है फोकट की चीज़ों में जो है अपना समय वेस्ट करते हैं। और वो ये चाहते हैं कि वो जिससे दोस्ती कर रहे हैं ना, वो उसके साथ भी, उसका दोस्त भी जो है पार्टी करने वाला हो, मजे करने वाला हो, सिगरेट दारू नशे करने वाला हो, ठीक है, पढ़ाई के अलावा बाकी सारे काम कर रहे हैं, लड़कियों के पीछे भागने वाला हो। ये सब चक्कर जो होता है ना, अगर आप जो है पढ़ने गए हो और वहाँ पे इन चक्करों में फंस गए तो फिर बहुत आपकी जो है दुर्गति होगी। और ऐसा जो है हाल जो होता है ये इन एरियाज में बहुत होता है, चाहे आप मुखर्जी नगर देख लो, चाहे करोल बाग देख लो। वहाँ पे जो है एक लड़का है, उसके दिमाग में जो है पढ़ाई से ज्यादा सेक्स घूम रहा होता है। उसके दिमाग में चल रहा है कि कोई लड़की मिल जाए, वो मेरी पार्टनर बन जाए और मैं उसके साथ में जो है फिर पढ़ाई करूंगा मैं। तो पता नहीं अजीब अजीब सी बातें सोचते हैं स्टूडेंट, जिसकी वजह से जो है वो लाइफ में जो है सफल नहीं हो सकते उनको, क्योंकि लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। अगर क्लैरिटी होती ना तो आपका गोल सिर्फ यही होता है, चिड़िया की आग की तरह जो होता है ना, बिल्कुल वो आया ऐसी दिखता है, ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं दिखती हैं। अब इसके अलावा देखो दोस्तों, जो बच्चे आते हैं वहाँ पे तैयारी करते हैं सब मिडिल क्लास फैमिली से। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आप काफ़ी लोग होंगे मिडिल क्लास से। अब हमारी समस्या ये होती है कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत पैसा जो है खर्च करते हैं, इन सब चीज़ों में बहुत पैसा लगता है। और उनका ये सपना होता है, क्योंकि सपना इसलिए होता है क्योंकि वो अपने बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी जैसे बीत गई सो बीत गई, लेकिन उनके बच्चों की ज़िंदगी जो है ना खराब नहीं होनी चाहिए। और हमारा जो देश है उसका सोशल फैब्रिक भी ऐसा है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करना, उसको क्रैक कर लेने को जो है बहुत अच्छा माना जाता है, उसको बहुत बढ़िया बताया जाता है, उसमें ही ज़्यादा संभावनाएं बताई जाती है। और क्या है कि हमारा देश में सभी लोग एक तरीके से करप्ट है, एक तरीके से पूरा देश ही जो है करप्शन का शिकार है। ऐसा नहीं कह सकते कि नेता करप्ट है, ये कोचिंग वाले करप्ट है या कोई और करप्ट है, सब करप्ट है, पूरा देश ही करप्ट है। अब इस करप्शन में सभी लोग शामिल है। ये कहने के पीछे जो है मेरा तात्पर्य ये है, क्योंकि करप्शन जो है हम कई बार सोचते हैं कि पैसों की फॉर्म में होता है, सिर्फ पैसों की फॉर्म में नहीं होता है करप्शन। जो लोग जो होता है, हम सब क्या है, सरकारी नौकरियों की तैयारियां जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो तैयारी इसलिए कर रहे हैं ज्यादातर बच्चे कि ताकि क्या है कि हमको एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे हमको निकाला नहीं जा सके, ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें छुट्टियां बहुत हो, ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें मैं कुछ भी कर लूँ मेरी नौकरी नहीं जाएगी, ये बात रहती है, ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें जो है फोकट की मुझे रेस्पेक्ट मिलती रहे। तो ये जो है ना, ये सारा जो गोलमाल जो है हमको ये सरकारी नौकरी में मिल जाता है। आपने जो है आज काम नहीं किया, 4 दिन लगा दिए काम करने में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकारी नौकरी वाले को जो है कोई कुछ कह नहीं सकता। तो ये जो है इन सब चीज़ों को बेनिफिट की तरह देता है आदमी। और फिर क्या है कि ऊपर से तनख्वाह अच्छी मिल रही है सरकारी नौकरी में, और सिर्फ वो तनख्वाह ही नहीं मिल रही है, ऊपर से रिश्वत जाने कितनी मिल रही होगी उसका तो आप पूछो ही मत। तो ये सब जो है हमारे कारण बनते हैं, मोटा मोटी समाज में जो है एक इज्जत का भाव मिल जाता है। तो ये सब वजह बनती है जिसकी वजह से हम जाकर के इन एग्जाम्स की तैयारी करते रहते हैं, अपना दिमाग खपाते रहते हैं। अब कोई आएगा वो कहेगा नहीं मेरा ये ख्वाब है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। तो इतने सारे अफसर आते हैं, कितने अफसर हैं जिन्होंने जो है सिस्टम से लड़ करके सिस्टम को बदला है, कितने लोग आए, सबके सब वही सिस्टम का शिकार बन जाते हैं और सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे आप गिनती पे ही आएंगे, फिर वो बन तो लाखों गए अफसर, लेकिन जो है गिनती पे ही आएंगे ऐसे लोग जो है जिन्होंने लाइफ में कुछ सिस्टम के अगेंस्ट जाकर के जो है काम किया, ठीक है। तो सिस्टम जो है बहुत रिजिड बना हुआ है और उस सिस्टम का जो है शिकार हो जाता है आदमी, और कुछ भी आप बदलाव लाना चाहते हो तो ला नहीं पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो एक कामना की दृष्टि से आते हैं कि भैया उसकी एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो उनकी फिर जानी नहीं है, और उसके पीछे जो है समाज, पेरेंट्स और ये सब जो है एक पूरा एक वो है मैशअप बना हुआ है बिल्कुल, ठीक है। तो इस वजह से सिचुएशंस हैं यहाँ पे। तो बात यही है कि दोस्तों ये जो 3 स्टूडेंट की जो डेथ हुई है ना, ये बहुत दुखदाई इंसिडेंट है, लेकिन मैं इसको मैं सिर्फ उन 3 स्टूडेंट तक नहीं रखूंगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा ये हालत पूरे दिल्ली की है, ये हालत पूरे देश की है, ये हालत हमारे पूरे समाज की है। हम सभी लोग ऐसे हैं, करप्टेड हैं। और क्या है कि रोड पे ना मैंने खुद ने देखा कि ये हालात हैं कि रोड पे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया ना तो लोग दूर में खड़े होकर के उसकी रील्स बना रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे, लेकिन उसका साथ देने वाले कितने आते हैं। ये बहुत बुरा हाल है हमारे देश की सिचुएशन का। अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा है, वो विकास देवी कीर्ति सर और अवध ओझा सर को जो है टारगेट कर रहे हैं बच्चे।
क्योंकि लेकिन उनके टारगेट करने के पीछे मैं ये कारण नहीं मानूंगा कि उनकी कोई गलती थी। मेन बात ये थी कि स्टूडेंट उनसे नाखुश इसलिए हैं क्योंकि वो 4-5 दिन तक क्या कर रहे थे भाई, जब इतना बड़ा हादसा हो गया आपको पता है, तो अगले दिन आपको जो है बच्चों के साथ में आकर के बातचीत करनी थी कि भाई कुछ ना कुछ उस मुद्दे का हल होना चाहिए। देखो एक बात बताओ, किसी के मरने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 300 लोग जो है वायनाड में मर गए, वो भूस्खलन में, ठीक है। अभी 100 लोग जो है वो भगदड़ में मर गए थे हमारे देश में। वो एक बाबा के यहाँ पे गए थे और वो बाबा के यहाँ पे भी इस तरह से 100 लोग मर गए। और इस तरीके के हाल जो है आप देख लो, अभी उत्तराखंड में भी जो है कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाएं, लोग मर गए। तो ये जो इंसिडेंट है हमारे देश में हर जगह कहीं ना कहीं कोने कोने से खबर आती रहती है, लेकिन किसी के सर पे जूं नहीं रेंगती। ये सरकार में भी प्रॉब्लम है, और क्या है कि चूंकि हम अशिक्षित लोग हैं, हम शिक्षित नहीं है, नहीं तो हम शिक्षित नेता को चुनते, शिक्षित लोगों को हम हमारे बीच में लेकर के आते। हम जो है बिल्कुल भावनाओं में आकर के बह करके जो है अपने वोट देते हैं, तो हमारा वोटिंग राइट भी जो है हम उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते। कई लोग तो जो है वोट ही नहीं देने जाते, सोचते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं कि मेरे वोट को देकर के क्या फायदा होगा, तो इसलिए वो वोट नहीं दे रहे। तो जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है हमारी कंट्री में, और इसका जो है क्या वे आउट निकल के आता है वो देखने वाली बात होगी। बट जो है दोस्तों, कोई जिस तरह से अभी एक और चीज़ देखने को मिली कि 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं उसके, जिनके डेथ हो गई है उनके पेरेंट्स को 10 लाख रुपए का एक मुआवजा की तरह दे रहे हैं। तो दोस्तों 10 लाख से क्या हो जाएगा? मतलब ये गवर्नमेंट या ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन ये बताना चाह रहे हैं क्या कि 10 लाख रुपए में तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी जिंदगी की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए से तुम, अरे मर जाना क्या चीज़ होती है यार, तुम्हारी जिंदगी चल जाएगी तब पता चलेगा, ठीक है, कि क्या होता है किसी के एक्सपायर हो जाना, ठीक है। तो 10 लाख रुपए की मतलब मजाक बना रखा है यार। ये चीज़ें बहुत डीप है, मतलब बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में। मुझे बहुत बुरा लगा है ये इंसिडेंट जो हुआ है, लेकिन क्या है कि इसको सिर्फ 1-3 बच्चों के इंसिडेंट तक देखना जो है बहुत छोटा रहेगा, लेकिन ये क्या है, ये पूरी होलिस्टिक प्रॉब्लम है। मैंने कोशिश की कि उसमें हाईलाइट हो वो भी पॉइंट्स, वो जो मजदूर हैं जो गटर की सफाई करते हैं और उनकी जो है मौत हो जाती है क्योंकि जो है प्रॉपर मशीनरी नहीं है जिससे जो है ये एमसीडी वाले या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वाले डीसिल्टिंग का काम ठीक से करवाएं। और ये जो है पूरी दिल्ली की हालत खराब है। और अगर मैं मुद्दों की बात करूँ तो पूरी यमुना सड़ी हुई है, कौन उठाता है उस मुद्दे को? वो यमुना नदी की क्या हालत कर दी हम सब लोगों ने मिलकर के। तो पूरी तरह से जो है हर जगह जो है विनाशकारी स्थिति है, और इसी वजह से कहते हैं कि ये घोर कलयुग चल रहा है, क्योंकि इंसान की मति जो है, बुद्धि तो मारी जा रही है। वो जो है अपने उपभोक्तावाद और जो है भोगवाद में इतना ज्यादा लिप्त है कि उसको जो है कुछ और समझ नहीं आता। हर कोई सोचता है कि मेरे परिवार में जो है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अब बाजू का आदमी मरे भले से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है देश में हर जगह सिनेरियो बना हुआ है, और आए दिन जो है घटनाएं आ रही है, और ये बहुत दुखदाई है। तो देखना होगा दोस्तों अब इस सिचुएशन का क्या वे आउट निकल के आता है, फिर तभी पता चल पाएगा कि इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। सॉल्यूशन डेफिनेटली वो बता रहे हैं कि एक कमेटी बना देंगे, रेगुलेटरी बॉडी आ जाएगी, और फिर वो रेगुलेटरी बॉडी बहुत प्रॉपर तरीके से पूरे देश में कोचिंग्स का रेगुलेशन करेगी। कुछ नहीं है, वहाँ पे भी कुछ दलाल आ जाएंगे, और वो क्या है, वो भी थोड़ी थोड़ी पैसे की मलाई ले लेकर के, रिश्वत ले लेकर के फिर वो करप्शन करना शुरू कर देंगे, एनओसी देना शुरू कर देंगे। आप कब तक रोकोगे इनको? ये खून में है, ये इस देश के, इस संस्कृति के खून में बैठा हुआ है। यहाँ पे एक अच्छे आदमी का जीना जो है बहुत दुर्भर हो जाता है, यहाँ पे शांति से जीना जो है बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और ये स्थिति पूरे देश की बनी हुई है। शिक्षित आदमी, शिक्षित लोग सिर्फ कहने के डिग्रीधारी हैं, पढ़े लिखे नहीं है, अक्ल नहीं है उनमें, उनको नहीं पता है कि जीवन क्या होता है, जीवन का समझ नहीं है उनको। और जिस तरीके का समाज है, जिस तरह से चल रहा है, और जिस तरह से सरकारें चल रही हैं, ये सब जो है जैसे सब कुछ ऑटोमेटिकली वे में जो है जो चल रहा है वो चलने दो टाइप से चल रहा है। बाकी खुद जो है कोई ऐसा न नेता है हमारे पास में जो देश को, राष्ट्र को बदलने का मादा रखता हो, जो सच में जो है देश की स्थितियों को गहराई से ले, ठीक है। तो दोस्तों इन सब बातों और इन सब मुद्दों के साथ में अभी तो मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ।